हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों को। आज का हमारा टॉपिक है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। इससे पहले हम लोगों ने कैश बुक पढ़ा था, जिसके अंदर आप कह लीजिए रेगुलर कैश बुक के अंदर हमने पढ़ी थी सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक एंड ट्रिपल कॉलम कैश बुक। और साथ में हमने पढ़ा था पैटी कैश बुक कि जब हम रोजमर्रा के छोटे मोटे खर्चे होते हैं, पैटी कैश बुक मतलब आप जूनियर अकाउंटेंट को पैसा दे देते हो, वो आपके बिहाफ पे खर्चा करता है और आप उससे हिसाब ले लेते हो। वीकली कह लीजिए, हर फोर्टनाइट पे कह लीजिए, मंथली कह लीजिए, वो आपकी मर्जी होती है। बस उसी चीज को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए, यार वो जो होता है ना कैश बुक के अंदर एक बैंक का कॉलम या ट्रिपल कॉलम के अंदर जो बैंक का कॉलम होता है, वो बैंक का कॉलम एक तो आप मेंटेन कर रहे हो, जो बैंक में आपके पास पैसे पड़े, प्लस बैंक वाले भी उसको मेंटेन कर रहे हैं। बैंक भी एक बुक मेंटेन कर रहा है जिसको हम नाम देते हैं पासबुक। मतलब पासबुक के अंदर वो सब चीजें भी मेंटेन हो रही है। अब होता क्या है कि भाई आपका बैंक कॉलम जो मेंटेन हो रहा है प्लस जो पासबुक बैंक मेंटेन कर रहा है, बहुत रेयरली वो दोनों चीजें मैच करती हैं। उनको मैच करवाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यार ऐसे कुछ घटनाएं घटती हैं, या तो आपने चीजें पहले नोट कर ली होती है, नहीं तो उन्होंने पहले नोट कर ली होती है। आप बाद में नोट करते हो, नहीं तो वो लोग बाद में नोट करते हैं। अब ये ऐसी कोई ट्रांजेक्शन हो सकती है, उन्होंने आपको इंटरेस्ट दे दिया, ले मुझे पता ही नहीं, मुझे पता ही 4 दिन बाद चला, तो मैंने उस 4 दिन बाद उसको इंटरेस्ट को अपनी बैंक कॉलम में दिखाया, मतलब कैश बुक के अंदर बैंक कॉलम में दिखाया। अब क्या करा जाए यार, इस मूवमेंट पे ये क्या क्या डिफरेंसेस आए, मेरे पास बैलेंस कम क्यों और उनके पास ज्यादा क्यों, या उनके पास कम क्यों मेरे पास ज्यादा क्यों, उसको रिकंसाइल करना कहते हैं। उस मूवमेंट पे एक स्टेटमेंट बनाते हैं हम लोग। अब बैंक नहीं बनाएगा हमारे बिहाफ पे, यार बैंक के पास लाखों कस्टमर, अगर बैंक हर किसी के लिए स्टेटमेंट बनाता रहेगा तो बेटा वो पूरे साल में वही काम करेगा। तो हम अपनी मर्जी से किसी दिन हम लोग एक स्टेटमेंट बनाते हैं, जब हम चीजों को रिकंसाइल करते हैं, और उस स्टेटमेंट को नाम देते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। क्या नाम देते हैं? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो आइएगा बस उसी को आगे थोड़ा सा पढ़ना शुरू करते हैं। क्या कहते हैं हमसे, कंसेप्ट पढ़ते हैं इसके अंदर हम। कहता है सिंस ट्रांजेक्शन इफेक्टेड इन चेक्स, जो आपकी ट्रांजेक्शन होती है वो चेक्स के अंदर होती है, ड्राफ्ट एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर आर रिकॉर्डेड इन बैंक बुक। तो मतलब चेक्स के अंदर जो ट्रांजेक्शन हुई, या फिर अदर इलेक्ट्रॉनिक ड्राफ्ट्स में हुई, या अदर इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर के अंदर वो आपसे कहते हैं नेट बैंकिंग में कह लीजिए, मतलब जो आजकल हम मॉडर्न टेक्निक्स यूज करते हैं बैंकिंग के लिए, उसकी हमसे ये बात करता है। नेट बैंकिंग हो गया या आपकी यूपीआई हो गई, तो जहाँ पे आजकल यूपीआई ना हो, हम चीज खरीदना या सॉरी बेचना पसंद नहीं करते यार, क्योंकि कैश लेके क्यों कौन घूमे। तो ये उन चीजों की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट आपसे कहता है और डबल कॉलम कैश बुक इन केस ऑफ स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन। तो डबल कॉलम कैश बुक के अंदर जो चीजें हम मेंटेन करते हैं बाय ऑर्गेनाइजेशन एंड इन पासबुक या फिर बैंक स्टेटमेंट बाय बैंक। तो जो आपका बैंक होता है वो पासबुक में मेंटेन करता है, आप इन चीजों में मेंटेन करते हो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। द बैलेंस एज पर बैंक बुक, बैंक बुक का मतलब हो गया आपकी कैश बुक, एंड पासबुक जिसको हम बैंक स्टेटमेंट कहते हैं, शुड बी इक्वल इन अमाउंट। तो वो दोनों चीजें इक्वल होनी चाहिए, लेकिन कैसा होता है, नहीं जी नहीं, ऐसा होता ही नहीं है। अगर होता भी है तो बहुत रेयर सिनेरियो, ऐसा मैंने नहीं कहा, ये देखिए आपकी बुक नहीं कहा। हाउएवर दिस हैपेंस रेयरली, मतलब आम तौर पे तो नहीं होता, आम तौर पे दोनों चीजें इक्वल नहीं दिखती, बहुत रेयर ऑफ रेयर सिनेरियो है, रेयरली दिखती है ड्यू टू नंबर ऑफ रीजन। तो उसके ऊपर कुछ रीजन होते हैं। A statement which is prepared to reconcile the above transaction to balances is known as bank reconciliation statement। तो हम जब दो बैलेंसेस को रिकंसाइल करने के लिए कोई स्टेटमेंट बनाते हैं तो उसको हम बोलते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। क्या बोलते हैं? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। याद रहेगा जी सर, याद रहेगा। देखिए थ्योरेटिकल पार्ट है, थोड़ा अच्छे से पढ़िए, आपके एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है। मैं ऑलमोस्ट हर वीडियो में कहता हूँ, क्योंकि थ्योरी का हमें जितना ध्यान दे सके उतना अच्छा है। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको लेक्चर मिल रहे हैं रिविजनरी, तो और अच्छी की बात है, तो उसको यूटिलाइज करिए। ठीक है जी, यूटिलाइज कुछ इस तरीके से करिए। देखिए मैं आज आपको एक ट्रिक बताने जा रहा हूँ। देखो कुछ नहीं करना, मैं मोस्टली आपको थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, आपने देखा होगा क्वेश्चन हम बहुत रेयर ऑफ रेयरेस्ट कर रहे हैं।
मतलब कम ही कर रहे हैं एज कम्पेयर टू, इतने हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। अब क्या करो भाई, कान में लीड लगा लो। हाँ मुझे पता मेरी आवाज़ इतनी अच्छी नहीं है, आवाज़ अच्छी होती तो सिंगर होते यार, लेकिन यहाँ हम टीचर हैं। कान में लीड लगा लो और उसके थ्रू थ्योरी सुनते रहने का। उससे होगा क्या, सामने जब आप मेट्रो में जा रहे होगे ना, लोग सुन रहे हैं देखो पागल एग्जाम आने वाला है और ये अभी तक गाने सुन रहा है, कब पढ़ेगा नालायक। तो कब पढ़ेगा नहीं, तुम पढ़ रहे हो और दुनिया को पता चल रहा है कि नालायक घूम रहा है, लेकिन हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। तो थ्योरी जितनी बार सुन लो उसको घुमा घुमा के उतना अच्छा। आगे चलिएगा, कहता है फॉलोइंग आर दी ट्रांजैक्शन ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो फीचर्स, मैं ट्रांजैक्शन बोल गया सॉरी, फीचर्स ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, तो आपके ये फीचर्स होते हैं। पहले पे आइएगा, कहता है इट इज जस्ट अ स्टेटमेंट नॉट एन अकाउंट। तो वो बस एक स्टेटमेंट है, अकाउंट नहीं है। अकाउंट का क्या होता है, आपके लेजर्स के अंदर अकाउंट बनता है, लेकिन यहाँ पे आप स्टेटमेंट बनाते हो वो भी अपनी मर्जी से। इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। तो ये डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम का कोई पार्ट नहीं है। डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम बोले तो जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लास्ट में जाके कहीं बैलेंस शीट, तो ये डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम का पार्ट होती है। लेकिन ये स्टेटमेंट बीआरएस कहीं इसका पार्ट नहीं है, कोई जरूरी नहीं बनाना, लेकिन हमें चीजों को मैच कराना होता है, इसके लिए हम बनाते हैं। इट इज प्रिपेयर्ड फॉर पर्टिकुलर डे नॉट फॉर पीरियड। ये एक दिन के लिए बनाई जाती है, पूरे साल के लिए नहीं बनाई जाती, पर्टिकुलर पीरियड के लिए नहीं बनेगी। इट इज प्रिपेयर्ड एट अ रेगुलर इंटरवल। तो जब हम इसको बनाते हैं, देखिए घर का राज नहीं है, कंपनी बनवाती है हमसे। कंपनी को जब लगता है यार मेरे को बैलेंसेस मैच करने चाहिए, ये पासबुक और मेरी कैश बुक मैच क्यों नहीं कर रही, तो वो रेगुलर इंटरवल हो सकते हैं, एवरी मंथ, हर महीने। नेक्स्ट बोले तो 3 मंथ, हर क्वार्टर के अंदर हो सकता है, हाफ ईयरली में हो सकता है, अकॉर्डिंग टू किसकी रिक्वायरमेंट, कंपनी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हो सकता है। इसके अंदर कुछ भी फिक्स टाइम कभी भी नहीं दिया गया, याद रहेगा। नेक्स्ट आगे आपसे वो क्या कहता है, कहता है इट इज प्रिपेयर्ड बाय एंटिटी हु हैज अकाउंट विद बैंक। तो ये वही एंटिटी प्रिपेयर कर सकती है, साफ जाहिर सी बात है, जिसका अकाउंट होगा बैंक के पास, क्योंकि अकाउंट होगा तभी तो बैंक कॉलम बनाऊंगा। अगर अकाउंट नहीं है तो भाई सिर्फ कैश का कॉलम ही होगा, और कैश बुक के अंदर जितना गले में पैसा है उतना ही वहां शो करूंगा। It is prepared by entity who has account with bank. A bank does not prepare it. तो ये बात तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ आपको कि भाई आपकी जगह बैंक प्रिपेयर नहीं करेगा। लाखों कस्टमर हैं, बैंक के पास लाखों कस्टमर हैं, बैंक के पास इतना टाइम नहीं है कि आपका कैश बुक और अपनी पासबुक को मैच करता रहे। कैश बुक आप बना रहे हो, पासबुक वो बना रहा है, भाई पासबुक बना के दे रहा हूँ, यही सर्विस दे सकता हूँ। लाखों कस्टमर, अगर सबका कस्टमर का मैं बीआरएस बनाने लग गया तो बेटा पूरे साल यही करता रह जाऊंगा, दोनों को मैच। कि कोई कह रहा मेरे पास ये कमी आ रही है, आपने ये डाला हुआ है ऐसे वैसे, तो ये आप अपने ब्याह पे बनाओ। मैंने जो काम करा है वो सही है, अगर मैंने गलत करा है, कोई एंट्री चढ़ाना भूल गया या आपने कोई डिपॉजिट करा था वो अभी तक चढ़ा नहीं, आप उससे मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, रीजन मैं बता दूंगा कि हमारे यहाँ ऐसा डिले क्यों आ रहा है, लेकिन आपके लिए बीआरएस मेंटेन नहीं करूंगा। ठीक है जी, आगे चलिएगा। कहता है इट एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ डिसएग्रीमेंट। तो रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के अंदर होता क्या है, डिसएग्रीमेंट क्यों हुआ है उसके कॉजेज हमें पता चलते हैं, बिटवीन बैंक एंड, मतलब बैंक स्टेटमेंट एंड बैंक बुक। तो यहाँ पे कैश बुक कह लीजिए या बैंक बुक को कह लीजिए पासबुक, तो उसके अंदर डिफरेंसेस या डिसएग्रीमेंट क्यों आया है, ये बातों का मुझे वहां पे पता चलता है। चंगा जी आगे बढ़े, चलें फिर आगे। जी सर, कॉज ऑफ डिसएग्रीमेंट। अब देखो उसके पीछे रीजन क्या होते हैं, डिसएग्रीमेंट जो हुआ है, मतलब जो भी डिफरेंसेस आए हैं उसके पीछे रीजन क्या है। पहला रीजन लेके आता है आइटम्स नॉट प्रिपेयरिंग, मतलब सॉरी अपियरिंग। अपियरिंग कहाँ पे, बैंक बुक, जो आपकी बैंक बुक के अंदर आइटम्स ऐसी जो है जो अपीयर ही नहीं हुई है। और इसी तरीके से पॉइंट नंबर बी भी होगा, जो बी रीजन बताएगा, आइटम्स नॉट अपीयरिंग इन कैश बुक, जिसमें आपकी गलती हुई है, एक बैंक वालों की गलती हुई है और एक आपकी गलती हुई है। तो आइएगा इनको पढ़ना शुरू करते हैं, बाद में स्टेप्स लिखे हुए हैं, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनती कैसे है और फॉर्मेट दे रखा है। अगर आपको ये पीडीएफ फाइल चाहिए हो तो बिल्कुल आप लोग ले सकते हो सकता है कि शायद मैं इस पीडीएफ की कॉपी आपके लिए वहां पे लगवा दूं, क्या कहते हैं, यूट्यूब लेक्चर पे। अगर ना लगे
तो मुझे बता देना कि सर डिस्क्रिप्शन के अंदर ये लगी नहीं हुई, तो लगवा देंगे, कमेंट कर देना, बाकी मैं बोल दूंगा एक बार अपनी टेक्निकल टीम से। चलिए आगे चलते हैं। कहता है चेक इशूड बाय बिजनेस एंटिटी नॉट डेबिटेड बाय बैंक। भाई मैंने तो चेक इशू कर दिया, मैंने हो सकता है किसी पार्टी को चेक इशू कर दिया हो। अब रीजन पढ़ रहे हैं कि हमारे पास ये डिफरेंसेस आते क्यों हैं, जहाँ पे बैंक मतलब कैश बुक या फिर आप कह लीजिए पासबुक मैच नहीं करते। तो उसमें सबसे पहला रीजन लेके आता है, वो कहता है चेक इशूड बाय बिजनेस, जहाँ पे बिजनेस ने तो चेक इशू कर रखे, नॉट डेबिटेड बाय बैंक, लेकिन बैंक ने अभी तक डेबिट नहीं करा। देखिए ऐसा क्यों हो सकता है, पढ़ेंगे बाद में थ्योरी को, लेकिन ऐसा हो क्यों सकता है सिर्फ ये सुनते हैं। यार मैंने तो चेक काट के दे दिया, सामने वाली पार्टी कह रही है यार 3 महीने हैं, 4-5 चेक इकट्ठे हो जाए एक साथ बैंक में डिपॉजिट करके आएंगे, कौन बैंक के डेली चक्कर काटेगा, तो एक साथ डिपॉजिट करके आएंगे। वैसे बैंक के अंदर इतनी बड़ी बड़ी लाइनें लगी हुई है, लोग 2000 के नोट बदलवाने में उत्सुक है, क्योंकि आपका वो अभी अभी रिसेंटली 2000 के नोट बंद होने वाले हैं, जब आरबीआई ने बोला 30 सितंबर तक जितने बदलवाने बदलवा लो। और अगर किसी के पास एक्स्ट्रा पड़े हैं, फिर से सुनना, किसी के पास एक्स्ट्रा पड़े हैं, आग मत लगाना भाई, मुझे दे देना, मैं बदलवा दूंगा भाई अपने लिए, मतलब तुम दोगे आग लगाओगे तुम्हारे लिए तो गए, तुम मुझे दे देना, मैं देख लूंगा उसको, ठीक है जी। तो आगे चलिएगा, कहता है दिस मे बी ड्यू टू द रीजन दैट द चेक्स हैव नॉट बीन बैंक्ड बाय द पेई, मतलब जिसको हमने दिया उसने क्या पता आज तक बैंक में जमा ही नहीं करवाए, इट मे बी स्टिल अंडर क्लियरेंस, या हो सकता है उसने बैंक में डिपॉजिट तो करा दिया हो लेकिन क्लियरेंस में हो, क्योंकि क्लियरेंस में भी कुछ टाइम लगता है। एज अ रिजल्ट बैंक पासबुक विल शो हायर बैलेंस, तो इसका मतलब क्या होगा, मेरी जो पासबुक है वो हायर बैलेंस शो करेगी, किससे, कैश बुक से, क्योंकि कैश बुक का होने वाला है थोड़ा बैलेंस कम। दिस इज ऑल्सो टर्म्ड एज अनप्रेजेंटेड चेक, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं अनप्रेजेंटेड चेक, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड बाय पेई। तो भाई मैंने तो इशू कर दिया, अब तुम कराओ जमा या ना कराओ, उसमें मेरी गलती नहीं है। चेक डिपॉजिटेड, भाई हमने तो बैंक गए, जैसे ही चेक आया, भाई चेक आने के बाद ना तुरंत भाग जाओ बैंक, क्योंकि वो क्लियरेंस करने में भी टाइम लगाता है। तो हम बैंक गए, हमने बैंक में चेक को जमा करा दिया, डिपॉजिट करा दिया, और घर आया, घर आते ही, या ऑफिस आया, ऑफिस आते ही फटाफट कैश बुक में एंट्री करी, इस तारीख को मैं बैंक में इतने का चेक जमा करा के आया। अबे तुम्हारी एंट्री करने से क्या तुम्हारे बैंक में पैसे बढ़ जाएंगे, ना मुन्ना ना, ऐसा नहीं होता, तुम्हारी एंट्री से बैंक में पैसे नहीं बढ़ेंगे। बैंक में पैसे बढ़ने के लिए क्या करना होगा, दूसरी पार्टी के बैंक में पैसे होने चाहिए, और उसको क्लियरेंस में 2 से 3 दिन लग सकते हैं। कितना टाइम लग सकता है, 2 से 3 दिन। अगर सेम ब्रांच में आपका अकाउंट नहीं है तो ये क्लियरेंस टाइम होता है। दिस में बी ड्यू टू the reason that checks are deposited for collection but still in clearance, हो सकता है क्लियरेंस में हो। here balance as per cash book will be more than, मतलब कैश बुक में तो बढ़ जाएगा, मैंने फटाफट ऑफिस आते ही उस कैश बुक को बढ़ा दिया था, लेकिन पासबुक आज तक बढ़ी नहीं थी। मोर देन दी बैलेंस एज पर पासबुक, तो पासबुक के अंदर बैलेंस कम होगा। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज आउटस्टैंडिंग चेक, तो ऊपर वाले को हमने बोला था अनप्रेजेंटेड चेक, देखिए एमसीक्यू में आ सकता है, इसको हम लोगों ने क्या बोला था, अनप्रेजेंटेड चेक, और इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, आउटस्टैंडिंग चेक। याद रहेगा, एक हमारे लिए आउटस्टैंडिंग चेक और दूसरा अनप्रेजेंटेड चेक। चलिए अगला कहता है एरर इन बैंक पासबुक, क्या पता कोई गलती हो गई हो। अरे वो जो आपके लिए काम करता है आपके बिहाफ पे बैंक के अंदर, वो जो एम्प्लॉय बैठा हुआ है बैंक का, वो आपके बिहाफ पे काम कर रहा है, वो जो पासबुक मेंटेन कर रहा है, तो उस नालायक से कोई गलती हो गई हो। द बैंक में बाय मिस्टेक मिस आउट एंट्रिंग डेबिट और क्रेडिट ट्रांजेक्शन विच रिजल्ट इन डिफरेंस, तो वो कोई एंट्री को डालना भूल गया हो आपकी पासबुक में। हाँ वैसे अब ये कम होता है क्योंकि सब कुछ कंप्यूटराइज हो गया, आप पैसे निकालोगे जमा करोगे सब कुछ कंप्यूटर के ऊपर होगा, लेकिन जब वो लोग एंट्री को टाइप करना भूल जाए, जैसे आप डिपॉजिट करके गए, उन्होंने पैसे तो ले लिए लेकिन डाला नहीं अपने कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर कि भाई मेरे को मिस्टर ए पैसे देके गए हैं, तो मिस्टर ए का पैसा कौन डालेगा, डालना भूल गए, तो भाई
सिस्टम भी डिफॉल्ट कर देगा उस टाइम पे, क्योंकि आप ही के बंदे ने एरर करा। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, कई बार हम बैंक को कुछ इंस्ट्रक्शन दे देते हैं, बेटा मेरे बिना बोले ये काम कर दियो। क्या हो सकता है? द एंटिटी में गिव स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन टू द बैंक फॉर सर्टेन रेगुलर पेमेंट। तो आप सर्टेन रेगुलर पेमेंट के लिए बैंक को कुछ इंस्ट्रक्शन दे सकते हो। क्या क्या हो सकती है? लोन रीपेमेंट इंस्टॉलमेंट, ट्रांसफर ऑफ फंड, मतलब लोन की रीपेमेंट हो जाए, फंड ट्रांसफर हो जाए। दिस में गेट एंटर्ड इन पासबुक इमीडिएटली। तो ये पासबुक के अंदर तुरंत एंटर कर देंगे। जिस तारीख को मैंने पेमेंट करी, जैसे पेमेंट करी, ये पासबुक के अंदर आ जाएगा। बट कैश बुक मे बी डिलेड लीडिंग टू डिफरेंस। तो भाई कैश बुक के अंदर डिले हो सकता है। रीजन मुझे याद ही नहीं, मैंने बैंक को स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दी थी। बैंक की पासबुक देख के याद आया, ओहो यार गुप्ता जी को पैसे देने थे और बैंक को बोला था, और बैंक ने खुद मेरे बिहाफ पे गुप्ता जी को पैसे दे दिए। तो भाई गुप्ता जी तो खुश होंगे, मेरे पास पहले से आ गया तारीख को। सामने वाले बंदे ने कमिटमेंट दी थी, जो वो बोलता है वो करता है, और जो वो नहीं बोलता वो तो डेफिनेटली नहीं करता। तो भाई थोड़ा डायलॉग चेंज करा है, लेकिन उस बंदे ने कर दिया मेरे लिए काम। तो जब उसने ये काम कर दिया मेरे लिए, तो भाई गुप्ता जी खुश हो गए। लेकिन मुझे उस दिन देख के पता चला, जब मैंने पासबुक को देखा और मैंने कहा लो चढ़ाओ कैश बुक पे चढ़ाओ। तो ये रिकंसिलिएशन का डिफरेंस हो सकता है। अगला, अभी तक हमने सिर्फ ए पॉइंट खत्म करा है जो डिफरेंस का था आपका, कि आइटम्स नॉट अपीयरिंग इन पासबुक। और अब उसी के आगे हम बी पॉइंट के अंदर चल रहे हैं। इसके अंदर क्या होगा? आइटम्स नॉट अपीयरिंग इन कैश बुक। ऐसा क्या रीजन हो सकता है? पॉइंट नंबर ए, बैंक इंटरेस्ट। बैंक ने आपको इंटरेस्ट दिया हो, बैंक ने चार्जेस काटे हो, मतलब बैंक अपने आप ही सर इंटरेस्ट ले लेता है, मतलब सॉरी इंटरेस्ट दे देता है अपने अकाउंट होल्डर को, कि भाई तुमने हमारे पास पैसा रखा, लो सेविंग अकाउंट पे इतना इंटरेस्ट, लो एफडी पे इतना इंटरेस्ट। तो बैंक हमें इंटरेस्ट दे देता है, प्लस बैंक चार्जेस काट लेता है। भाई जब जब पैसा आता है, जब जब पैसा जाता है, कुछ सर्टेन अमाउंट के ऊपर होता है, तो मैं आपको ना फटाफट मैसेज कर देता हूँ। तो वो फटाफट मैसेज तो कर देता हूँ, लेकिन बेटा उसका चार्जेस कौन देगा? उसके चार्जेस दोगे आप। तो चुपचाप बिना बताए वो पैसे काट लेता है। द बैंक विल चार्ज इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट और सर्विस फी फॉर इशू ऑफ डिमांड ड्राफ्ट, पे ऑर्डर एक्सेट्रा। एयर बिंग, मतलब क्या क्या घटनाएं घट सकती है, बैंक क्या क्या कर सकते हैं। Here being the source of transaction, the bank will record the transaction in the passbook immediately and send the debit advice। तो फटाफट बैंक पैसा काट लेगा और आपको डेबिट एडवाइस दे देगा मैसेज करके। ठीक है जी। टू द बिजनेस एंटिटी, द एंट्री इन कैश बुक में बी डिलेड। तो भाई अब बैंक ने तो काट दिया, मैंने अभी तक मैंने देखा ही नहीं मैसेज, या मेरे पास मैसेज नहीं आया, तो इसमें डिले हो सकता है। सिमिलरली बैंक कुड क्रेडिट इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट। तो बैंक हमें फटाफट इंटरेस्ट दे सकता है एफडी के ऊपर, विच मे गेट जनरेटेड इन बिजनेस बुक लेटर डेट। तो भैया बिजनेस की कैश बुक के अंदर वो मुझे बाद में पता चल जाएगा कि ऐसा ऐसा काम भी हो गया है। बोलिएगा स्वाहा। चले बढ़े, आगे बढ़े, चलिएगा, मजे आने वाले हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आपके पास आ रहा है डायरेक्ट डिपॉजिट इन बैंक अकाउंट। अरे शर्मा जी, शर्मा जी का लड़का बहुत बढ़िया था। शर्मा जी के लड़के ने क्या करा, मैंने उनको कोई सामान भेजा था शर्मा जी को, शर्मा जी के लड़के ने आया सर मेरे पास डायरेक्ट बैंक में पैसा डाल दिया। वो तो मुझे उस दिन पता चला जिस दिन मैंने शर्मा जी को फोन करा। मैंने कहा शर्मा जी अभी तक पैसा नहीं आया। कह रहा मेरा लड़का देखे तो आया। मैंने कहा कब? कह रहा मेरा लड़का मॉडर्न जमाने का है, डायरेक्ट आपके बैंक में जमा करा दिए, आपके पास नहीं आया, मतलब आपके पास पैसा पहुंच गया। एक बार आप अपने बैंक में जाके चेक करिए ना। मैंने कहा अच्छा जी ऐसा हो गया, लीजिए पढ़ के देखिए। direct deposit in bank account, sometime customer or other may directly deposit an amount account बोल दिया, an amount in the bank book for goods or service rendered. The bank will enter it immediately, but entry in cash book will appear later। तो भैया बैंक के पास जब पैसा आया, जिसने डायरेक्टली डिपॉजिट करा कि इस अकाउंट के अंदर ये पैसे जमा कर दीजिए, बैंक तो तुरंत ऑन द स्पॉट कर लेगा, लेकिन पासबुक से कैश बुक में आने में टाइम लग जाएगा। कैश बुक में उस दिन मैं नोट करूंगा जिस दिन मुझे पता चलेगा। चलेगा आगे, अगला पॉइंट आ रहा है आपके पास, बिल्स फॉर, हाँ जी,
क्या पॉइंट आ रहा है आपके पास? अगला पॉइंट आता है बिल्स फॉर कलेक्शन। द बिजनेस एंटिटी में सेंड बिल्स फॉर कलेक्शन, मतलब बिजनेस एंटिटी बिल दे सकती है कलेक्शन के लिए। द बैंक विल कलेक्ट द पेमेंट एंड क्रेडिट द सेम इन द पासबुक। द एंट्री इन कैश बुक विल बी मेड ओनली आफ्टर रिसीट ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम बैंक। तो भाई बैंक को आपने बिल्स फॉर कलेक्शन दे रखे हैं कि इन पार्टियों से मैंने इतने पैसे लेने हैं, बैंक जाके ले आया। बैंक का यही काम है भाई, तुरंत ऑन द स्पॉट जिस दिन तारीख आए बैंक आपके ब्याह पे याद रखता है कि अब आ गई तारीख, इन्होंने मुझे चेक दिया था पैसे लेके आने हैं, या बिल दिए थे पैसे लेके आने हैं, बैंक तो ले आएगा। और बैंक के पास जैसे ही पैसे आएंगे बैंक अपनी पासबुक को बढ़ा देगा, लेकिन हमें पता नहीं बैंक ले आया कम वक्त। तो जिस दिन मुझे पता चलेगा बैंक जब एडवाइस भेजेगा, मैसेज भेजेगा, कुछ भी करेगा बैंक, मैं उस टाइम पे अपनी कैश बुक को बढ़ाऊंगा, उससे पहले कैसे बढ़ा दूं? अगला आइएगा एरर्स इन कैश बुक। इंसान गलतियों का पुतला होता है, इंसान गलतियां कर सकता है किसी भी मूवमेंट के ऊपर। इसमें कहता है द रिकॉर्ड्स में बी मिस आउट बाय बुक कीपर इन दी सॉरी बुक कीपर ऑफ द बिजनेस एंटिटी। तो यार हम गलतियों के पुतले हैं, कभी कभार हमसे भी गलती हो सकती है कि मैं कुछ ट्रांजेक्शन डालना भूल सकता हूँ। आगे चलिएगा, आगे कहते हैं स्टेप्स इन प्रिपरेशन ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। यहाँ पे वो स्टेप्स बता रहा है आपको क्या क्या आपको स्टेप्स फॉलो करने के। करिएगा, बड़ा अच्छा लगेगा, मजा आएगा मस्ती के साथ, ये आप लोगों के लिए। लेकिन मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी टेक्निक मतलब डिस्कस करूंगा जहाँ पे आप ऑन द स्पॉट तुरंत क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। मतलब 2 स्टेप्स के अंदर मेरा काम हो जाएगा। ये इतने सारे स्टेप्स मुझे नहीं चाहिए, ये आपकी बुक में थे इसलिए मैंने लिख दिए कि आप ऐसा ना कहो कि सर ने हमारे साथ धोखा करा। देखो क्या होता है, बच्चे को बता के चीटिंग कर लो चलता है, लेकिन बच्चे को जब बिना बता के चीटिंग करोगे ना तो बच्चा कहेगा मास्टर चीटर निकला, देखा मैंने कहा नहीं था। मास्टर टॉपिक उड़ा देगा, मास्टर ने टॉपिक उड़ा दिया। तो भाई मास्टर टॉपिक नहीं उड़ा रहा, मास्टर आपको बता रहा है ये चीजें लिखी हुई बेटा देख लेना, लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ 2 स्टेप के अंदर क्लियर कर दूंगा सारा मामला, और वो करेंगे हम अगली क्लास में। ठीक है जी, इस क्लास में नहीं करेंगे, आज की क्लास में सिर्फ इतना ही थ्योरेटिकल पार्ट रखेंगे। अगली क्लास में वो 2 स्टेप्स डिस्कस करेंगे, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस करेंगे, 2-4 क्वेश्चन कर लेंगे, क्वेश्चन भी करना चाहिए हमें। और ये आपका फॉर्मेट है, अगर स्टेप्स ना याद हो पाए तो बेटा फॉर्मेट याद कर लेना, कुछ भी जो भी तुम्हारा इच्छा करे। तो ये फॉर्मेट भी तुम लोगों के लिए गिवन है, जिसके अंदर कहता है अगर आप बैलेंस एज पर कैश बुक लेके चल रहे हो, या ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक लेके चल रहे हो, बैलेंस एज पर पासबुक लेके चल रहे हो, या ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक लेके चल रहे हो, तो उसके अंदर जब चेक डिपॉजिट होगा इन बैंक बट नॉट क्लियर, बैंक में पैसे जमा करा दिए लेकिन क्लियर नहीं हुआ, तो एक काम करो एज पर पास कैश बुक लेस कर दो, एज पर ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक लेस कर दो, और ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक में प्लस कर दो, बैलेंस एज पर पासबुक में प्लस कर दो। हे देवा रे देवा, नीचे तक देखो कितने पॉइंट्स हैं, खत्म ही नहीं हो रहे, पूरा पेज इसी के अंदर भरा हुआ है। कितनी चीजें याद करोगे, मुश्किल है भाई, इतनी चीजें एक बार में याद कर लेना। सिर्फ 2 स्टेप, फिर से बोलूंगा, सिर्फ 2 स्टेप, सिर्फ 2 स्टेप, अगली क्लास में पक्का सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। देखो क्या होता है, वीडियो है, मैं ऐसे ऐसे नहीं कर सकता, लेकिन मैं फिर भी आपको 2 स्टेप लिख के दिखा दूंगा। ऐसे ऐसे का मतलब होता है हैंड मूवमेंट्स के साथ आप एक को कैश बुक मानते हो, एक को पासबुक मानते हो, और क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अगर किसी को ये 2 स्टेप्स आते हैं तो बहुत बढ़िया, वो क्वेश्चन कर सकता है। अगर आपने 11th और 12th के अंदर सीखा, वैसे तो 11th के अंदर ये चैप्टर है, आपने सीखे हुए तो बहुत बढ़िया, नहीं सीखे तो मैं ऑन पैड आपको लिख के दूंगा कि स्टेप नंबर 1 में क्या करने का, स्टेप नंबर 2 में क्या करने का, और स्टेप नंबर 3 में तो मुझे पता चल जाएगा ये डिफरेंस कितने का है। ठीक है जी, लेकिन डिस्कस करेंगे अगली क्लास में, आज की क्लास में इतना ही। ठीक है जी, बाय बाय, चलेगा, मिलेंगे फिर अगली क्लास में।